दो दोस्त मिलकर एक कैफे खोलते हैं, एक खाना बनाता है, दूसरा कस्टमर हैंडलिंग करता है। यही तो साझेदारी है, जहाँ टैलेंट, बिजनेस और जिम्मेदारी को एक ही नाम दिया जा सकता है। सो वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो साझेदारी के बारे में बात करते हैं, जिसको हम पार्टनरशिप के रूप में देखते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या है पार्टनरशिप, साझेदारी, जहां दो साझेदार या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ और हानि इकट्ठा शेयर करने का फैसला लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि क्या है पार्टनरशिप, जिसको हम साझेदारी बोलते हैं। तो साझेदारी कानूनी समझौते के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। अब यहाँ लॉ का इंटरफेरेंस है, तो मतलब कानून के तहत जो समझौता हो रहा है उसमें ये अस्तित्व में आ रही है, जिसमें साझेदारों के मध्य संबंध, ठीक है, जो उनके रिलेशन होंगे वो पार्टनर्स के रूप में होंगे। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके प्रॉफिट और लाभ, मतलब प्रॉफिट हानि जो भी होगा बिजनेस में, उसको इक्वल शेयर, इक्वल रेशियो में बांटने का फैसला ले रहे हैं। फिर लाभ एवं हानि, मतलब इससे जो भी बिजनेस से लाभ, प्रॉफिट हो रहा है या हानि हो रहा है वो बांटने एवं व्यवसाय के संचालन के तरीकों को निश्चित किया जाता है कि कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, कैसे प्रॉफिट शेयरिंग होगी, कि कौन कौन पार्टनर्स होगा। इस सारे डिसीजन को लेकर जो भी निश्चित होगा डिसीजन, उसको हम पार्टनरशिप करेंगे। मतलब यहाँ लॉ का, कानून का इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले हम इसमें लक्षण देखते हैं, इसके फीचर। सबसे पहले स्थापना, फॉर्मेशन, कैसे ये स्थापना, इसका एस्टैब्लिशमेंट कैसे होता है। तो व्यावसायिक संगठन का साझेदारी स्वरूप भारतीय साझेदारी अधिनियम, इसके लिए हमने एक अलग से एक्ट बनाया जिसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी बोलते हैं। 1932 2932 का ये एक्ट है, द्वारा शासित है। अब इसके लिए लॉ का इंटरफेरेंस, क्योंकि हमने इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना दिया जिसको हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 के रूप में, 32 के रूप में जानते हैं। तो साझेदारी कानूनी समझौता के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आती है। तो यहाँ लॉ का इंटरफेरेंस, क्योंकि हमने इसके लिए एक सेपरेट एक्ट बना दिया। चलते हैं नेक्स्ट पे, देयता, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। तो फर्म के साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। कैसी होती है यहाँ पे? अनलिमिटेड। वहां पे हमने देखा था लिमिटेड होती थी बाय प्रॉफिट हिंदू अनडिवाइडेड में, यहाँ कैसी है? असीमित लायबिलिटी। ठीक है, असीमित दायित्व है। यदि व्यवसाय की परिसंपत्तियां अपर्याप्त है तो ऋणों का उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों से चुकाया जा सकता है। ठीक है, वहां पे कर्ता की जो दायित्व था वो अनलिमिटेड था, बाकी मेंबर्स का क्या था? सीमित था, सीमित दायित्व था, लिमिटेड था। लेकिन यहाँ पे असीमित है कि अगर ऋण आपके ज्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है, लोन्स, कर्ज आपको चुकाना है और वो व्यवसाय के पैसे से नहीं हो पा रही है पूर्ति, तो आप अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो बेच के उनको चुका सकते हैं। फिर है थर्ड, निरंतरता, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। ठीक है, तो साझेदारी में व्यवसाय की निरंतरता की कमी रहती है, क्योंकि किसी भी साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने, दिवालिया हो जाने या फिर पागल हो जाने से यह समाप्त हो सकती है। अब यहाँ पे भी ये चीज है कि अनिश्चितता हो सकती है। कोई भी पार्टनर मर गया, जैसे दो पार्टनर से एक मर गया, दिवालिया हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो साझेदारी है वो खत्म हो सकती है, एंड पे आ सकती है। तो वही बोला है कि साझेदारी की अवकाश ग्रहण करने की, लंबे समय पे छुट्टी पे चला गया, इंसॉल्वेंट हो गया, पागल हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो ये समाप्त हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर है जोखिम वहन करना, तो जिसको हम रिस्क बियरिंग फैक्टर यहाँ पे कितना है, तो व्यवसाय को एक टीम के रूप में चलाने के लिए जोखिम को साझेदार वहन करते हैं। ठीक है, एक टीम वर्क होता है, तो जितना भी रिस्क हो रहा है यहाँ पे प्रॉफिट और जो लॉस होता है वो इक्वल रेशियो में बांटा जाता है। तो जो भी रिस्क होगा वो दोनों में आपस में बराबर रूप में बांटा जाएगा। इसके प्रतिफल के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होता है, जिसे आपस में एक तय अनुमान में बांट सकते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी इक्वल रेशियो में, लॉस हो रहा है वो भी आपको दोनों पार्टनर्स में 50-50 बांटना है, और प्रॉफिट हो रहा है वो भी आपको, जितने भी पार्टनर्स हैं उसको रेशियो के हिसाब से आपको बांटना है। फिर फिफ्थ, निर्णय लेना एवं नियंत्रण, तो डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल कैसा होगा? तो साझेदार आपस में मिलकर दिन प्रतिदिन के कार्य में, संबंध में निर्णय लेने एवं नियंत्रण करने में उत्तरदायित्व को निभाते हैं। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो भी डिसीजन मेकिंग हो, जितने भी पार्टनर्स है एक साझेदारी फर्म में, जितने भी पार्टनर्स हैं वो मिलकर ये डिसीजन ले सकते हैं। निर्णय उनकी आपसी राय से लिए जाते हैं, जो अपने उनके पर्सनल या म्यूचुअल जो उनकी राय होगी या जिसमें वो सहमत हो रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसीजंस लेंगे। सिक्स्थ है सदस्यता, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स। अब यहाँ पे जब एक्ट बना दिया तो उसमें मेंबर्स की भी जो हमने लिमिटेशन है वो भी सीमित कर दी है।
तो चलिए देखते हैं मिनिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो किसी साझेदारी को प्रारंभ करने हेतु न्यूनतम 2 सदस्यों की, मिनिमम जो है यहाँ पे कितने सदस्यों की रिक्वायरमेंट होगी, 2 मेंबर से आप कोई भी साझेदारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, आवश्यकता होती है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार किसी साझेदारी फॉर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 तक हो सकती है। पहले ये कंपनी अधिनियम 1964 का आया था, उसमें जो था वो कम दी हुई थी सदस्यता, लेकिन जो मैक्सिमम है, अब जो नया एक्ट आया तो 2013 का, उसमें ये धारा बता रही है कि कितने मैक्सिमम कितने हो सकते हैं पार्टनर्स अपने, मैक्सिमम हो सकते हैं 100 पार्टनर, ठीक है। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 2 मेंबर्स मिलके कोई भी साझेदारी फर्म स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी न्यूनतम जो मैक्सिमम संख्या, अधिकतम का कितने हो सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं होंगे। ये नए पार्टनर कंपनीज एक्ट में इसकी जो मेंबर की जो गणना होगी वो उस अनुसार की गई है। 7th है एजेंसी संबंध, म्यूचुअल एजेंसी, एजेंसी का फॉर्म आ रहा है अब इसमें, ठीक है। तो प्रत्येक के साझेदार एजेंट भी है और स्वामी भी। जो खुद का एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव होता है, मालिक का अपना बिजनेस जो रिप्रेजेंट करता है वो एजेंट होता है। तो यहाँ पे साझेदार में वो स्वयं एजेंट भी होता है और मालिक भी, ठीक है। वह दूसरे साझेदारों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जो दूसरे बिजनेस फॉर्म में, जैसे 2 दोस्तों ने मिलके खोला, तो अरे हमारा ये बिजनेस, उसको वो कार्ड बांट सकता है, हम मेरा ये पार्टनर है बता सकता है, तो वो उसका एजेंट का, बिजनेस का और साझेदार का एजेंट के तौर पे भी वो काम कर रहा है, इसीलिए वह उनका एजेंट होता है तथा उनके कार्यों से अन्य साझेदार आबद्ध हो जाते हैं, ठीक है। तो बाकी जो साझेदार हैं वो भी उससे बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि वो एक जो पार्टनर है वो एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। प्रत्येक के साझेदार स्वामी भी होता है, ठीक है, बोथ हैं, एजेंट एंड ओनर दोनों हो सकता है, तो वो स्वामी भी होता है तथा दूसरे साझेदारों के कार्यों को आबद्ध कर सकता है, तो वो दूसरे कार्यों को इफेक्ट कर सकता है, मतलब म्यूचुअली इंडिपेंडेंटली ये नहीं चलते, म्यूचुअल चलते हैं, एक दूसरे से सहमत होके, एजेंट के तौर पे भी और ओनर के तौर पे, दोनों तरह से ये कार्य करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। गुण, अब हम इसमें देखेंगे इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं। तो स्थापना एवं समापन सरल, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ठीक है, कैसे ये स्टैब्लिश होता है और कैसे इसकी सरलता किस प्रकार होती है। तो एक साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारों के बीच समझौते के द्वारा सरलता से बनाया जा सकता है, ठीक है। एक आप क्या है, म्यूचुअल एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, क्योंकि इसमें लॉ इन्वॉल्व होता है, तो आप 2 साझेदार कोई भी जो म्यूचुअली एग्री कर रहे हैं कि हम एक पार्टनरशिप खोलेंगे, तो उसके तहत ये बना सकता है। फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता एवं इसे बंद करना भी सरल होता है, तो कंपलसरी नहीं है, जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो भी पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं, उसका जो पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन होता है वो आवश्यक नहीं है, और ये कभी भी आप सरलता से बंद कर सकते हैं। फिर है दूसरा, संतुलित निर्णय, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस डिसीजन मेकिंग। तो साझेदार अपनी अपनी विशिष्टता के अनुसार अलग अलग कार्यों को देख सकते हैं, ठीक है, जो भी उनकी स्पेशलाइजेशन है, कि जैसे कोई रिस्क मैनेज कर सकता है, कोई फाइनेंसेस, तो अपने उस अकॉर्डिंग वो कार्य ले सकते हैं। एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए बाध्य नहीं होता, कोई भी व्यक्ति मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता, बहुत सारे कार्य नहीं कर सकता, तथा इससे निर्णय लेने की गलतियां भी कम होती है, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग ना करके अगर हम कार्यों को बांट ले, तो कार्यों में क्या होती है, सिंप्लिसिटी आ जाती है, इजी तौर पे वो जाते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं, जोखिम को बांटना, जिसको बोलते हैं हम शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो साझेदारी फर्म को चलाने में निहित जोखिम को सभी साझेदार में बांट सकते हैं, रिस्क जो होता है बराबर रेशियो में बांट सकते हैं। इससे अकेले साझेदार पर पड़ने वाला बोझ, तनाव और दबाव कम होता है, क्योंकि यहाँ नाम ही पार्टनरशिप है कि हानि होगी तो हम साथ में बांटेंगे, लाभ होगा तो भी, तो जो भी रिस्क है वो सबके हिस्से में बराबर आएगा, कोई एक पे बोझ या भार नहीं बढ़ेगा, दबाव नहीं होगा, जिससे कि पार्टनरशिप जो है वो आसानी से चल सके। फिर है गोपनीयता, सीक्रेसी, ठीक है। तो एक साझेदारी फर्म के लिए अपने खातों को प्रकाशित करना एवं ब्यौरा देना कानूनी रूप से आवश्यक नहीं है, ठीक है। कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है उसको प्रत्याशित मतलब पब्लिश करना ये आवश्यक नहीं है, इसलिए अपने व्यवसायिक कार्यों के संबंध में सूचना को गुप्त रख सकते हैं। तो मतलब जो ऑडिट वगैरह होता है या कुछ हो रहा है तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटर्स के द्वारा, जैसे कंपनीज में होता है तो वो ऑडिटर्स चेक करते हैं, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं कर सकते, उसकी ये सीक्रेसी पार्टनर्स रख सकते हैं आपस में। तो ये उसके कुछ मेरिट्स के तौर पे था। अब हम इसकी सीमाएं पढ़ेंगे, जिसमें डीमेरिट या लिमिटेशंस होते हैं। सबसे पहले सीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी।
तो यदि फर्म की देनदारी को चुकाने के लिए व्यवसाय की परिसंपत्तियां पर्याप्त नहीं है, ठीक है, मतलब लाइबिलिटी, एसेट से ज्यादा लाइबिलिटीज हो रही है, ठीक है, दायित्व ज्यादा है, ऋण ज्यादा चुकाना है, पैसा ज्यादा है, और तो क्या है, तो साझेदारों को इसका भुगतान अपने निजी स्रोतों से करना होगा। तो मतलब आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच दीजिए वो ऋण चुकाने के लिए, कोई परिसंपत्ति, कोई मशीनरी बेच दीजिए, घर बेच दीजिए, पर आप अपना जो लोन है वो चुकाइए। तो निजी परिसंपत्तियों से हम कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, चलिए देखते हैं, सीमित संसाधन, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो साझेदारों की संख्या सीमित होती है, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो सीमित होते हैं, क्योंकि इसलिए बड़े पैमाने के व्यावसायिक कार्यों के लिए उनके द्वारा लाई गई पूंजी अपर्याप्त होती है। तो अगर आपको कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो कैपिटल लाए वो कई बार क्या होता है, अपर्याप्त होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो पार्टनर्स है वो लिमिटेड, उनकी संख्या कम है, ठीक है। फिर है परस्पर विरोध की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या है, बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो साझेदारी का संचालन व्यक्तियों को एक समूह करता है जिसमें निर्णय लेने के अधिकार को बांटा जा सकता है। हर चीज यहाँ इक्वली डिवाइडेड है। अगर आप रिस्क, प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं तो रिस्क फैक्टर भी बराबर आपस में डिवाइड होगा इक्वली। तो इससे साझेदार के बीच विवाद पैदा हो सकता है। तो हो सकता है कि कई बार एग्रीमेंट्स हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो डिसीजंस की, तो लड़ाई या झगड़ा हो सकता है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसी प्रकार से एक साझेदार के निर्णय से दूसरे साझेदार आबद्ध हो सकते हैं। कई बार क्या हो सकता है, डिसएग्री कर सकता है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के निर्णय से डिसएग्री कर सकता है, तो उसके कारण ये पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट्स की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, निरंतरता की कमी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। तो किसी भी एक साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने, दिवालिया हो जाने अथवा पागल हो जाने से साझेदारी समाप्त हो जाती। अब ये हमने रीजंस वहां भी देखे थे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, कि कोई भी डेथ हो रही है, ठीक है, अब लंबे अवकाश पे, मतलब बहुत लंबी बीमारी हो गई उसको, या दिवालिया हो रहा है, तो उस कारण क्या होता है, पार्टनरशिप डीड जो है वो खत्म हो सकती है। तो इसी सभी को सहमति के से कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो म्यूचुअल डिसीजन से सहमत अगर दोनों है तो इसको खत्म कर सकते हैं। इसीलिए से स्थायित्व में निरंतरता नहीं होती, मतलब इसमें कंटिन्यूटी नहीं होती। अगर सारे पार्टनर्स से, जितने भी 2-3 पार्टनर्स हैं वो एग्री कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टनरशिप खोली है, तो हम इसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर है साझेदार के प्रकार, मतलब कितने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है सक्रिय साझेदार, जिसको हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। तो एक सक्रिय साझेदार वह है जो पूंजी लगाता है, जो अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, कैपिटल बिजनेस में लेके आ रहा है, वो क्या है, सक्रिय साझेदार है। तो फर्म के लेनदान के प्रति उसका दायित्व असीमित होता है। लाइबिलिटी कैसी हो रही है, असीमित, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, क्योंकि वो अपनी कैपिटल लेके आया, उसने लगाया, एक्टिव है, पार्टनर है, तो उसको हम एक्टिव पार्टनर के रूप में देखेंगे। फिर है सुस्त अथवा निष्क्रिय साझेदार, ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर। अब स्लीपिंग से यहाँ मतलब है जो रेगुलर बिजनेस में पार्ट नहीं ले रहा है, हिस्सा नहीं ले रहा है। तो जो साझेदार व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेता, उन्हें सुस्त साझेदार कहते हैं, ठीक है, मतलब पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, रोज नहीं आ रहा है, सिर्फ मीटिंग्स में आ रहा है, कुछ ऐसी कुछ डिसीजंस हो रहा है उसमें आ रहा है, रोज बिजनेस फर्म में एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहा है, तो वो क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है। एक निष्क्रिय साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है। निष्क्रिय मतलब जो चालू रूप से, सुचारू रूप से है, लाभ हानि को बांटता है, तो उसका असीमित दायित्व होता है। तो ये कौन है, निष्क्रिय नहीं है, मतलब ये कैपिटल तो लगा है लेकिन डेली फॉर्म ऑफ बिजनेस में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है, तो उसकी जो लायबिलिटी वो होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। फिर गुप्त साझेदार, जिसको हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। चलिए देखते हैं क्या है। यह वह साझेदार होता है जिसके फर्म से संबंध को साधारण जनता नहीं जानती, ठीक है, जो भी वो मतलब वो क्या है, फेमस नहीं है, उसको इतनी पब्लिसिटी नहीं है, मतलब इसको नाम ही सीक्रेसी है कि उसने हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ शेयर्स लगाए हो अपने उस बिजनेस में, जिसको जनता नहीं जानती है, वो इतना फेमस नहीं है, ठीक है, पब्लिसिटी नहीं है, ठीक है, साधारण जनता नहीं जानती। इस विशिष्ट को छोड़कर बाकी मामलों में वह अन्य साझेदारों के समान होता है। इसको छोड़ के मतलब उसका नेम, कंपनी बहुत कम लोग जानते हैं, हो सकता है वो फॉरेन में हो, वहां से उसने कुछ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हो बिजनेस में, लेकिन उसका नाम मतलब लोगों में फेमस नहीं है, मीटिंग्स नहीं अटेंड करा, लेकिन उसके बाकी जितने अधिकार हैं सामान्य साझेदारों के बराबर है, मतलब लायबिलिटी उनकी वो है, कैपिटल भी उसने लगाई, कई साल से फॉरेन में आ नहीं रहा, तो उसका नेम इतना प्रचलित नहीं है। तो ये हो गया हमारा सीक्रेट पार्टनर, ठीक है।
फिर है नाम मात्र का साझेदार, जिसको बोलते हैं हम नॉमिनल पार्टनर। तो यह वह साझेदार होता है जिसके नाम का प्रयोग फर्म करती है, क्योंकि इससे वह इनके कोई पूंजी नहीं लगाते और ना ही इसके प्रबंध में भाग लेते हैं। ठीक है, सिर्फ नाम मात्र है कि नेम यूज कर लिया। कई बार होता है ना कि ये वेंचर हमने खोला, नया बिजनेस, सिर्फ उसका नाम यूज कर लिया, लेकिन उसने कोई भी यहाँ पूंजी नहीं लगाई है, ना उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ना वो मैनेजमेंट देख रहा है। फिर है विबंधन साझेदार, जिसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। तो यह वह साझेदार होता है जो अपनी पहल, आचरण अथवा व्यवहार से दूसरों पर वह आभास कराता है कि वह किसी फॉर्म का साझेदार है। ठीक है, वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, पहल मतलब उसकी किसी तरह पहल क्षमता है, आचरण मतलब उसका कंडक्ट है, और व्यवहार है, कोड ऑफ कंडक्ट उसका यहाँ पे मेन है, जिससे वो आभास करता है कि वो उस फॉर्म का साझेदार है। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, ये सब भी वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर, जिसको हम इतने रूप में हमने जाना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है हमारा ये कि पार्टनरशिप कितने आधार पर होगी। ठीक है, तो सबसे पहला है अवधि के आधार पर। ठीक है, ड्यूरेशन के आधार पर। तो ड्यूरेशन के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी, मतलब इच्छा के अनुसार आपने स्टार्ट की और उसको समाप्त कर सकते हैं आप कभी भी। निश्चित कार्यपद्धति की साझेदारी, मतलब निश्चित है, लिमिटेड है, कि मतलब निश्चित रहेगी, ये कंटिन्यूएशन में रहेगी। तीसरा है निश्चित समय की, कुछ समय के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप अगर जो साझेदारी कर रहे हो तो वो निश्चित समय की साझेदारी होती है। यहाँ कुछ कार्य परत के लिए होती है, समय मतलब ये कुछ आपने साझेदारी की कुछ काल के लिए थी, सीजनल थी, तो वो कार्य के अनुसार, ये समय में कुछ ड्यूरेशन आपने निश्चित कर दिया था उसके अनुसार थी। फिर दूसरा है दायित्व। तो लिमिटेड दूसरे तरह की है कि लिमिटेड असीमित दायित्व शामिल, जिसमें आप कैपिटल पूंजी लगा रहे हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी है आपकी, और यहाँ पे सीमित, कुछ जो आपकी कैपिटल है वो सीमित है, तो इसको हम सीमित दायित्व साझेदारी के रूप में जानेंगे। फिर तीसरा है धंधे के आकार पर, जो आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके आधार पर आपकी साझेदारी। जैसे कि बैंकिंग संस्था क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल जितनी भी सर्विसेज में कोई भी बैंकिंग संस्था देती है, तो उस रूप में आप साझेदारी कर रहे हैं। ठीक है, सामान्य संस्था, कोई भी एक रेगुलर नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये जिस तरह का आपका बिजनेस है उस पर डिपेंड करती है। फिर है पंजीकरण के आधार पर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ हमने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, तो पंजीकृत जिसका जरूरी है तो उसको हम क्या रजिस्टर्ड संस्था के रूप में, पंजीकृत संस्था के रूप में देख लेंगे, और जो नहीं है उसको पंजीकृत मतलब अनरजिस्टर्ड। ये हो जाएगा हमारा रजिस्टर्ड और ये हो जाएगा हमारा अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड के रूप में हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साझेदारी संस्था के प्रकार हो गए कि कितने तरह की होती है, अवधि के आधार पर, लायबिलिटी के आधार पर, धंधे के आधार पर कि किस फॉर्म का बिजनेस है, और रजिस्ट्रेशन के आधार पर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है साझेदारी संलेख, जिसको हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। साझेदारी उन लोगों का ऐच्छिक संगठन, ऐच्छिक मतलब बाय कंसेंट है, अपनी इच्छा से आए हैं, जो समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं। ठीक है, एक कॉमन ऑब्जेक्ट है जिसको फुलफिल करना, हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है, या बिजनेस को लॉन्ग टर्म पे लेके जाना हो सकता है, तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो साझेदारी बनाने के लिए सभी शर्तें एवं साझेदार से संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में स्पष्ट समझौता आवश्यक है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें सारी लायबिलिटीज क्या होंगी, कौन कितनी कैपिटल लेके आया, प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस शेयरिंग, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस्ड होंगी। तो ये समझौता मौखिक अथवा लिखित हो सकता है, ये हो सकता है ओरल और रिटन। पार्टनरशिप डीड कैसे हो सकती है, ओरल एज वेल एज रिटन, दोनों हो सकती है। इसमें क्या क्या डिटेल्स होंगे, तो साझेदारी संलेख में सामान्यतः निम्न पहलू शामिल होंगे। ये डिटेल्स एक पार्टनरशिप डीड जब आप शुरू कर रहे हैं किसी भी पार्टनर्स के बीच में होने वाले समझौते में, फर्म का नाम, कि आप किस नाम से फर्म को खोल रहे हैं, एबीसी लिमिटेड, ठीक है, जो भी फर्म का आपका नाम है वो। ठीक है, व्यापार की प्रकृति एवं स्थान, ठीक है, कि किस तरह का है, छोटा किस फॉर्म ऑफ आपका क्या प्रकृति है, कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या साझेदारी कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का कर रहे हैं, और वो कहाँ पे स्थापित है। जैसे भोपाल में स्थापित है तो हम भोपाल का नाम लिखेंगे कि ये फॉर्म हमारा यहाँ स्थापित है। तीसरा है व्यवसाय की अवधि, कितने ड्यूरेशन, ठीक है, कि कितने टर्म तक चलेगा। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब अवधि के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ है प्रत्येक साझेदार किया गया निवेश, कितनी कैपिटल वो लेके आ रहे हैं। इसमें ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि वो कितनी कैपिटल के साथ बिजनेस में एंटर हो रहे हैं। फिर लाभ हानि का बंटवारा, इक्वल मतलब ये इक्वल होगा। प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल।
फिर है साझेदारों के कर्तव्य एवं दायित्व, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनकी क्या लाइबिलिटी होगी, इसके बारे में भी उसमें निश्चित तौर पे लिखा होगा। साझेदारों का वेतन एवं आहरण कि कितना वो ड्रॉ करेंगे, क्या कितनी सैलरी होगी, वो क्या किस रूप में ड्रॉ करेंगे। फिर 8 साझेदारों के प्रवेश, अवकाश ग्रहण एवं हटाए जाने से संबंधित शर्तें, जो भी नेसेसरी कंडीशंस होंगी कि जब वो प्रवेश कर रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं या उनको किसी कारण रिट्रेच मतलब हटाया जा रहा, तो वो शर्तें भी इसमें लिखी होंगी। रिट्रेचमेंट की होती कि मिसकंडक्ट हुआ या कुछ उन्होंने मिसकंडक्ट किया, पैसों का हेरफेर किया, तो इस तरह की जितनी भी संबंधित शर्तें हैं वो यहाँ होंगी। 9वां है पूंजी एवं आहरण पर ब्याज, ठीक है, जो भी कैपिटल पे वो ब्याज ले रहे हैं उससे रिलेटेड। फिर 10वां है फॉर्म के समापन की प्रक्रिया की, जब हम क्लोज करेंगे कोई भी फर्म का जब रजिस्ट्रेशन क्लोज करेंगे तो उसकी प्रोसेस के बारे में होगा। 11th है खातों को तैयार करना एवं उसका आंकलिक्षण, ठीक है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो कौन चेक करेगा और कौन तैयार करेगा, ये सारी चीजें हम एक पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। तो ये हमने देखी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दोस्ती, भरोसा, राय बहुत जरूरी होती है, लेकिन ज्यादा पार्टनर्स, ज्यादा राय के क्या फायदे और नुकसान है जानेंगे हम अगले संगठन के रूप में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और मोर डिटेल के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।